everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. Hello everyone, welcome to new video. एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4 के बारे में, विच इज़ पार्ट ऑफ योर बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. एंड आज के चैप्टर का टाइटल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे उन्होंने अपनी प्रेजेंट शेप ली या फॉर्म ली, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की. तो ये थ्योरी दी किसने थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं. ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने. नाइनटीन 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी थी, इसको फॉर्मली प्रेजेंट किया था. लेकिन ये जो आइडिया है कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक थे, ये पहले एक हमारे जो स्कॉलर हैं वो डिस्कस कर चुके थे या फिर वो ये चीज़ नोटिस कर चुके थे 1596 के पीरियड में. एंड जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की उनका नाम है एब्राहम ऑटलीस. सबसे पहले उन्होंने इस के बारे में बात की थी कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक है, उनको हम एक साथ फिट कर सकते हैं. लेकिन उस टाइम पे ये एक थ्योरी नहीं बन पाई थी, प्रेजेंट नहीं हो पाई थी. बट 1912 में इसको फॉर्मली प्रेजेंट किया था एल्फ्रेड वेगनर ने. तो अब जानते हैं एल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था या क्या उनका अजम्पशन था, क्या उनका कहना था इस थ्योरी के बारे में. तो उनका ये कहना था कि जो हमारा अर्थ है उस पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब पहले एक ही लैंड मास का हिस्सा थे, वो सब एक साथ कनेक्टेड थे. एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको जाना जाता था बाय द नेम ऑफ पैंजिया. पैंजिया कहा जाता था. एंड उसके अराउंड एक ही जो है वाटर बॉडी थी या फिर मेगा ओशियन था. मेगा ओशियन कहेंगे हम इसको, मेगा ओशियन एंड सुपर कॉन्टिनेंट. तो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया एंड हमारा जो मेगा ओशियन था उसका नाम था पैंथेलसा. फिर क्या हुआ, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो उन्होंने क्या कहा कि ये जो पैंजिया है ये टूटने लगा, ये बिखरने लगा. एंड सबसे पहले ये दो हिस्सों में जो है डिवाइड हुआ, दो हिस्से बटे इसके. जो नदर्न पार्ट था उसको जाना गया बाय द नेम ऑफ लोरेशिया एंड वहीं जो हमारा सदर्न पार्ट था, जो सेकंड पार्ट था, उसको जाना गया बाय द नेम ऑफ गोंडवाना लैंड. एंड अब इन दोनों जो बॉडीज़ हैं, ये जो दो लैंड मास है, इनके बीच जो वाटर फ्लो करता था उसको बोला गया टेथिस सी. दिस इज़ द थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर. एंड इसके लिए इन्होंने हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस भी दिए ये प्रूफ करने के लिए कि कैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ है. उससे पहले हम ये ज़रा मैप देख लेते हैं कि क्या कहना था. ये फर्स्ट फिगर है कि पहले ऐसे सब जो कॉन्टिनेंट है वो एक साथ कनेक्टेड थे, फिर धीरे धीरे ये इधर से सेपरेट होना स्टार्ट हुए, ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ. थर्ड पिक्चर में हम क्या देखेंगे, ये और दूर ड्रिफ्ट हो गए. ये इधर आपका साउथ अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया एंड इधर अफ्रीका. एंड ये है इंडिया का हिस्सा जो टूटकर जा रहा है नदर्न साइड आपका यूरेशिया से टकराने. एंड दिस इज़ एंटार्क्टिका, दिस इज़ हेयर ऑस्ट्रेलिया. फिर फोर्थ में हम क्या देखते हैं कि ये कम्प्लीटली ड्रिफ्ट हो चुके हैं, प्रेजेंट फॉर्म ले लिया है इसने. ये नॉर्थ अमेरिका है इधर, ये साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका, इधर यूरोप, ये एशिया. एशिया में अब आप ये देखिए, ये जो इंडिया का हिस्सा हमने इधर देखा था, ये जो इंडिया का हिस्सा है, अब ये जो है यूरेशिया की प्लेट से टकरा कर एंड ये अब एशिया का पार्ट बन चुका है. एंड इधर वी हैव ऑस्ट्रेलिया जो कि सेपरेट हो गया अब कम्प्लीटली फ्रॉम एंटार्क्टिका. अब इसी के लिए इन्होंने कुछ थ्योरीज प्रेजेंट की, कुछ एविडेंसेस प्रेजेंट किए. वो एविडेंसेस क्या क्या हैं. सबसे पहला है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स. अब मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप इन कॉन्टिनेंट्स को उठाकर और एक साथ फिट करेंगे तो ये आपस में कम्प्लीटली जैसे एक जिग्सो पज़ल फिट होती है वैसे ही ये फिट हो जाएंगे.
एंड एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने लिया सबसे पहले साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका का सदर्न पोर्शन, मतलब पूरा अफ्रीका एंड ये इधर साउथ अमेरिका, इन दोनों को जब मिलाकर देखा गया, इन दोनों की ये जो कोस्ट लाइन है, साउथ अमेरिका की ईस्टर्न एंड अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट लाइन, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला एविडेंस विच इज़ जिग्सॉ फिट। एंड अब इसके बाद बात कर लेते हैं एंड अच्छा, इसको ना बाद में जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन्वेंट हुए एंड आपके प्रोग्राम्स कुछ बने क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बाद, एक हमारे और स्कॉलर हैं बुलार्ड, जिन्होंने 1946 में कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसको कंप्यूटर पे जोड़कर देखा था, उसका एक प्रॉपर मैप बना के देखा था, ये जानने के लिए कि ये कैसे एक साथ जुड़ सकते हैं या कैसे लगेंगे। तो ये किया था किसने? बुलार्ड ने। आई होप इतना क्लियर हो। अब नेक्स्ट आ जाता है रॉक्स ऑफ सेम एज। अब किसी भी रॉक की जो एज निकाली जाती है ना, वो निकाली जाती है कार्बन डेटिंग मेथड से। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, उसके अंदर जो भी कार्बन प्रेजेंट होता है उसको चेक किया जाता है कि वो कितना पुराना है एंड उसी के बेसिस पर उसकी एज निकाली जाती है। एंड अब ये कार्बन डेटिंग के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रॉक्स ली एंड उन्होंने ये देखा कि जो इधर साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में जो रॉक्स थी एंड फिर इधर वेस्टर्न अफ्रीका में जो रॉक्स थी, उनकी एज लगभग सेम ही आ रही है, मतलब कंप्लीटली आइडेंटिकल है। तो ये भी आइडिया लगाया गया कि हो सकता है शायद ये कभी एरिया जुड़े हुए हों। नेक्स्ट एविडेंस की बात करें तो इट वाज टिलेट। टिलेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ ग्लेशियर डिपॉजिट, ग्लेशियल डिपॉजिट। ठीक है, ग्लेशियर्स जो डिपोजिशन करते हैं तो वो उस टाइम पे वो जो सेडिमेंट्स छोड़ते हैं उसी को टिलेट बोला जाता है। अब इसका आइडिया कैसे लगाया गया, आप सबको पता होगा, इंडिया में जो हमारी रॉक्स हैं उनको गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट्स भी कहा जा सकता है। कुछ सेडिमेंट्स मिलते हैं हमारे इंडिया में। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था एक टाइम पे, तो उस समय जो सेडिमेंट्स से सेटल हुए वही गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट्स है। तो जो सेडिमेंट्स इंडिया में मिल रहे हैं ना, वो इंडिया के अलावा 5 और अलग अलग लैंड मासेस में मिल रहे हैं। एंड वो लैंड मासेस हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अफ्रीका, मेडागास्कर, उसके अलावा हमारे पास है फाकलैंड आइलैंड, उसके बाद एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो गोंडवाना सेडिमेंट्स मिले ना इंडिया में, इनके नीचे हमने क्या देखा, इनके नीचे मिले हमें ग्लेशियर के कुछ डिपॉजिट्स, ग्लेशियर डिपॉजिट्स जिनको हम टिलेट कहते हैं। लेकिन जो ये हमें ग्लेशियर डिपॉजिट्स इंडिया में मिले वो इंडिया के साथ साथ अफ्रीका, मेडागास्कर, फैल्का आइलैंड एंड आपका एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया में भी मिले। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है जब इनके बीच में इतना बड़ा गैप है, इतने बड़ा समुंदर है? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब कभी पास्ट में ये जो पूरा एरिया है ये एक साथ कनेक्टेड हो। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा एविडेंस है उसकी, विच इज़ प्लेसर डिपॉजिट्स। अब प्लेसर डिपॉजिट्स का क्या कहना है कि अफ्रीका में घाना एक जगह है जहाँ पे हमें मिलते हैं गोल्ड, यहाँ पे हमें गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। एंड ये गोल्ड इधर कैसे आई? ये नदियों में बहकर आया एंड फिर वो डिपॉजिट हो गया, सेडिमेंट्स उसके डिपॉजिट हो गए। तो ये हमारा गोल्ड डिपॉजिट्स हमें इधर घाना में देखने को मिलते हैं अफ्रीका में। लेकिन अब ये हमें गोल्ड डिपॉजिट्स तो मिल गए, अब ये अगर नदी में बहकर आए हैं तो इसका कुछ ना कुछ सोर्स भी तो होना चाहिए, कहीं से तो ब्रेकडाउन होकर ये आ रही हैं। लेकिन पूरे अफ्रीका में हमें इस गोल्ड का सोर्स नहीं मिलता। वो गोल्ड का सोर्स मिलता है इधर जब हम साउथ अमेरिका की तरफ आते हैं। तो इधर ये जो ब्राज़ील में गोल्ड वेन्स हैं
वहाँ पर जो है हमें घाना के गोल्ड का डिपॉजिट मिलता है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या इतनी दूर पूरा अटलांटिक ओशन पार करके क्या हमारे डिपॉजिट्स जा सकते हैं अफ्रीका? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबिलिटी कब होगी? जब ये दोनों लैंड इकट्ठे होंगे, किसी टाइम पे कनेक्टेड होंगे। लास्ट हम आ जाते हैं फॉसिल्स पर। फॉसिल्स अब क्या होते हैं कि जब कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या कैसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीके हो जाता है तो उसके कुछ अवशेष जो है वो रॉक्स में रह जाते हैं। उनकी बोन्स, उनका कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो रॉक्स में दब जाता है, उनकी लेयर्स में दब जाता है एंड वो सेडिमेंट्स से अब फॉसिल बन जाता है बेसिकली। तो अब क्या हुआ कि जब फॉसिल्स की खोज की गई तो ये क्या पाया गया, एक क्रीचर था लेमूर्स नाम का, उसके फॉसिल्स हमें इंडिया में भी मिले, मेडागास्कर में भी मिले एंड वहीं फिर वो अफ्रीका में भी मिले। बट अब हमारे पास प्लेन्स, शिप्स अभी हैं हमारे पास, बट क्या इतने साल और फॉसिल्स बनने में कई हज़ार साल लगते, क्या हज़ारों साल पहले हमारे पास ये फैसिलिटीज़ थी? नहीं थी ना। तो फिर इंडिया से लेमूर्स मेडागास्कर कैसे गए, मेडागास्कर से अफ्रीका कैसे गए, ये चीज़ कैसे हुई, कैसे ये चीज़ पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबिलिटी कब होगी? जब ये सब एरिया कनेक्टेड होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, मिजोसॉरस की जो फॉसिल्स हैं वो हमें दो ही जगह देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका, इधर जो अफ्रीका का पार्ट है, एंड उसके अलावा ब्राज़ील। अगेन फिर से कैसी पॉसिबिलिटी होगी? जब ये जो दोनों रीजन है ये कनेक्टेड होंगे। तो ये एविडेंसेस एक्सेप्ट हो गए थे। बट अब आते हैं फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग। अब उन्होंने एविडेंस दिए तो उन्होंने ये इस बारे में भी तो बात की होगी ना कि अगर ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं तो ये किस कारणवश जो है ड्रिफ्ट हुए हैं। तो सबसे पहले फोर्स जो दी गई, रीज़न दिया गया, इट वाज पोलर फ्लीइंग फोर्स। पोलर फ्लीइंग फोर्स मतलब जो अर्थ का रोटेशन है उन्होंने वेगनर जी ने कहा कि ये रोटेशन की वजह से जो है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं। नेक्स्ट था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स अब क्या है? इट इज़ बेसिकली अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। मून एंड सन की जो ग्रेविटी खींच रही है अर्थ से मटेरियल अपनी तरफ, दैट इज़ टाइडल फोर्स। लेकिन इन दोनों ही फोर्सेस को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि अगर ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हमारी इतनी पावरफुल नहीं है कि ये लैंड मासेस को हिला सकें, वरना अब तक फिर से हमें कुछ ना कुछ मेजर चेंज देखने को मिल जाता। तो जब ये फोर्सेस जो हैं एक्सेप्ट नहीं हुई तो हमारे एक और स्कॉलर आए जिन्होंने ये रीज़न जानने की कोशिश की कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आखिर हुआ क्यों। उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट है ये तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट उसका रीज़न क्या रहा होगा। तो इन स्कॉलर का नाम था आर्थर होम्स। इन्होंने 1930s के टाइम पर दी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो हमारे अर्थ में मेंटल का पोर्शन है क्रस्ट के बिल्कुल नीचे, उसमें कुछ करंट्स दौड़ रहे हैं, कुछ करंट्स हैं, यही करंट्स कारण बनते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने का। अब ये उन्होंने क्या कहा, ये करंट्स जनरेट किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है अर्थ में, एंड उसी के कारण जो है जनरेट होता है आपका थर्मल डिफरेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस, एंड उसी की वजह से जो है करंट्स दौड़ते हैं। अब ये क्या कहते हैं, इधर आप इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि मेंटल में हमारा मैग्मा प्रेजेंट है, इतना तो आई होप आपको पता होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। मैग्मा मौजूद है मेंटल में हमारे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी, अर्थ की हम डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब टेम्परेचर अगर किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो जैसे ही अब ये वाला जो पोर्शन है इधर,
यहाँ पर जो मैग्मा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। कोई भी जो चीज़ गर्म होती है वो हवा में उठती है गर्म होकर। जैसे अगर आप पानी को उबालोगे तो पानी फिर ऊपर की तरफ गैस बनकर ऊपर ही आता है ना, तो सेम जब ये नीचे से मैग्मा गर्म हो जाता है फिर ये ऊपर की तरफ आने लग जाता है। ठीक है, अब जब ये ऊपर आता है तो यहाँ पे देखिए क्रस्ट आ गया। इस क्रस्ट के कारण इसको जगह नहीं मिलती और ऊपर आने की, काफ़ी ठोस क्रस्ट है, तो ये क्या करता है फिर ये साइड में स्प्रेड होने लग जाता है। एंड जब ये ऊपर पहुंचता है, अब टेम्परेचर में फिर से डिफरेंस आ गया, नीचे थोड़ा सा हाई था, ऊपर इससे कम है, तो ये ठंडा भी होने लग जाता है। जब ये ठंडा होने लग जाता है तो ठंडी चीज़ क्या करेगी, वो नीचे की तरफ जाएगी, वो सिंक करेगी। तो ऐसे जो है पूरा करंट दौड़ता है कि पहले गर्म मैग्मा ऊपर आता है, फिर वो ठंडा होकर वापस से नीचे जाता है। तो ये जो सर्कुलर मूवमेंट हो रही है इसी को हम कन्वेक्शन करंट बोलेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपको। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। इतना होने के बाद फिर हुई भाई मैपिंग ओशियन फ्लोर्स की। अब तक जो स्कॉलर्स ने पढ़ा, आइडेंटिफाई किया, जिसकी चीज़ के बारे में जाना, वो सब जाना उन्होंने कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट से रिलेटेड उन्होंने सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स ढूंढने की कोशिश की, वो कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में स्टार्ट की। अब ये लोग आए ओशियन फ्लोर पर कि अब हम ओशियन फ्लोर्स की भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ओशियन फ्लोर पे क्या देखी गई, वो देखा गया रिलीफ। इससे पहले ये माना जाता था कि ओशियन फ्लोर जो है वो प्लेन है, बट इसकी स्टडी करने के बाद पता चला कि हमारे पास काफ़ी रिलीफ मौजूद है ओशियन फ्लोर्स पर। हमें यहाँ पर काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, उसके अलावा काफ़ी डीप ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। ट्रेंचेस यानी कि बहुत डीप गड्ढे जब हो जाते हैं उसी को ओशन फ्लोर पे ट्रेंचेस बोलते हैं। और क्या क्या हमने पता लगाने की कोशिश, पता चला इस स्टडी के दौरान, हमें पता चला कि जो मिड ओशियनिक रिज है वहाँ पर सबसे ज़्यादा या फिर बोलते सबसे फ्रीक्वेंटली क्या देखने को मिला, वोल्केनिक इरप्शन। इधर हमें सबसे ज़्यादा सबसे फ्रीक्वेंटली वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये नोटिस की। फिर दूसरा इन्होंने क्या नोटिस किया कि ये जो मिड ओशियनिक रिज है इसके दोनों तरफ, इसके ईदर साइड्स पर जो रॉक्स हैं उनकी एज सेम है। कि सपोज़ ये हमारा मिड ओशियनिक रिजेस हैं, ये थोड़ा सा माउंटेन की शेप लगा लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ इधर 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 और इसमें इस तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड जो रॉक्स मौजूद है उनकी एज सिमिलर है दोनों तरफ। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या चीज़ नोटिस की गई कि जैसे जैसे हम इसका जो मेन क्रस्ट है या फिर क्रेस्ट बोल सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, सेंटर पार्ट है, जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं फार अवे, तो ये जो रॉक्स हैं इनकी एज बढ़ती जाती है। मतलब कि जैसे सपोज़, अब इसको मैं फिर से ठीक से ड्रॉ कर देती हूँ, एक बार डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है इधर हमारे पास मिड ओशियनिक रिज, ऐसे पूरा लाइन से जाती है। अब इसके इस तरफ भी हमें कुछ रॉक्स देखने को मिलती हैं, इसको सपोज़ हमने नाम दे दिया ए, दोनों तरफ। फिर इस इधर भी हमें देखने को मिलेगी, इसको नाम दे दिया बी, एंड इधर और मिलेगी। तो ऐसे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना, रॉक्स तो हर जगह है तो रॉक्स देखने को मिलेगी। तो उन्होंने क्या देखा कि ये सबसे फ्रेश, सबसे यंग रॉक्स थी इधर मिड ओशियनिक रिज पर, इससे बड़ी ए वाली रॉक थी, ठीक है, ए से पुरानी बी और फिर बी से पुरानी सी। ऐसे ही जैसे जैसे हम इनसे दूर जाएंगे मिड ओशियनिक रिजेस से, वैसे वैसे जो रॉक्स की एज है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ये देखिए। दूसरा, अब इसके रॉक्स के एज के रेफरेंस में उन्होंने क्या देखा कि ये जो ओशियन क्रस्ट है इस पर जो रॉक्स है ना वो फिर भी यंग हैं, यानी कि ये नई है या काफ़ी पुरानी नहीं है, लेकिन जो कॉन्टिनेंट पे हमें क्रस्ट देखने को मिल रहा है उस पर जो रॉक्स है ना वो बहुत पुरानी है। इसकी एज की अगर बात करें क्या इनकी एज है, तो ओशियनिक क्रस्ट की जो
एज निकल के आई रॉक्स की वो थी अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। लेकिन जो कॉन्टिनेंट की पे जो रॉक्स मिली उनकी अगर एज देखी जाए सबसे पुरानी, इट गोज़ बैक टू अराउंड 3200 मिलियन ईयर्स अगो। तो आप ये देखिए पूरे 3000 मिलियन 3000 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस है दोनों की रॉक्स की एज में। आई होप इतना क्लियर हो गया। ये सब फाइंड किया स्कॉलर्स ने जब उन्होंने स्टडी की ओशियन फ्लोर्स की। अब आ जाते हैं हम ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन पे। अब काफ़ी रिलीफ देखने को मिला हमें, काफ़ी अलग अलग चीज़ें फीचर्स देखने को मिले ओशन पे। तो उसकी कैटेगराइजेशन की हमारे स्कॉलर्स ने, उसको मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला था कॉन्टिनेंटल मार्जिन, उसके बाद आया एबिसल प्लेन्स, एंड एट लास्ट इट इज़ मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में जो है ओशियन फ्लोर के जो रिलीफ है उसको डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले आया आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये आपका ट्रांजिशन जोन है बिटवीन कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंटल शोर, यानी कि जो आपका जैसे बीचेस होते हैं वो किनारे पे होते हैं ना किसी भी कॉन्टिनेंट के, तो ये जो ज़मीन का किनारा था उसको कॉन्टिनेंट शोर हम बोल देंगे। एंड डीप ओशियन बेसिन, मतलब जो ओशन का प्लेन है उसके और जो आपका शोर है किनारा है उसके बीच का जो जोन है वो है आपका पूरा कॉन्टिनेंटल मार्जिन। इसको भी अब फर्दर अब क्या क्या फीचर्स हमें इस कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शब्द के लिए मैंने सी लिख दिया है, आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट इज़ कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके अलावा कॉन्टिनेंटल राइज, एंड एट लास्ट ट्रेंचेस भी हमें इस मार्जिन के पोर्शन पर ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एबिसल प्लेन। अब ये जो एबिसल प्लेन है ये भी बेसिक के लिए एक प्लेन ही एरिया ही है, लेकिन ये ओशियन के अंदर है। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये किसके बीच में मौजूद है? ये मौजूद है आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियनिक रिजेस। अब ये एबिसल प्लेन ट्रांजिशन जोन बनते हैं आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रिज के बीच के। अब आ जाते हैं मिड ओशियनिक रिज क्या है। हमने इतनी बार सुन लिया मिड ओशियनिक रिज के बारे में। ये बेसिकली एक रेंज ऑफ माउंटेन है जो इंटरकनेक्टेड है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंटरकनेक्टेड यानी कि ये सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं या फिर माउंटेन्स है ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये किस में है? ये मिड ओशियनिक रिज किधर है? विद इन दी ओशियंस। माउंटेन रेंज तो है लेकिन ये पूरी तरह सबमर्ज्ड है ओशियंस के अंदर। आई होप यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ा। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, कि हमारा जो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो हम जो हमें देखने को मिलते हैं डिज़ास्टर्स, वो किधर डिस्ट्रीब्यूटेड, किधर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन, इसको हम ना कुछ रीजन्स के थ्रू कवर करेंगे। तो सबसे पहला हम रीजन बना लेते हैं अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन में आप देखेंगे कि ये इधर आपका आ गया अटलांटिक ओशियन एंड ये इस तरफ इधर है पूरा इंडियन ओशियन। यहाँ पे हमें ना शैलो अर्थक्वेक देखने को मिलता है। शैलो अर्थक्वेक मतलब उसका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा, हमने यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस करी कि ये ना पूरा देखिए ये सीरीज़ आपको ना ये लाइन में दिखेंगे। ये देखिए ये डॉट डॉट लाइट कलर की आपको डॉट्स दिख रही हैं, आई होप। ऐसे ना ये पूरी तरह से ना ये लाइन बनी हुई है एक। इस पूरे रीजन में जो है हमें सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती है।
ये इधर इंडियन ओशियन हो गया ना, ये इधर पूरा अटलांटिक रीजन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन हम बना लेते हैं। नेक्स्ट रीजन जो है हमारा दैट इज़ एल्पाइन, हिमालय या फिर हिमालयन एंड पैसिफिक रिम। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक की। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डीप सीटेड अर्थक्वेक, यानी कि यहाँ पे जो फोकस होगा वो काफ़ी गहरा होगा। अब आप ये रीजन देखिए, यहाँ पे ये जो हिमालयन बेल्ट है पूरा, ये इधर हिमालयाज़ हो गया पूरे इंडिया का नॉर्थ, फिर ये इधर पैसिफिक रिम में एशिया की ईस्टर्न कोस्ट लाइन, इधर ये अलास्का रीजन है, ये इधर साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है। तो ये पूरा जो ना, इसको पैसिफिक, इधर बीच में हमारा पैसिफिक ओशन पड़ता है तो इसको पैसिफिक रिम बोल दिया। सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज इधर देखने को मिलते हैं, एंड ये इधर इस साइड भी, ये पूरा कनेक्टेड है इधर इंडियन रेंज से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डीप फोकस के अर्थक्वेक्स हैं वो इन्हीं जोन्स में देखने को मिलते हैं। आई होप ये दो रीजन्स जो हैं वो क्लियर हो गए हों। अब हम बात कर लेते हैं अपने वोल्केनिक रीजन्स के बारे में। अब ये जो दोनों थे ये थे अब अर्थक्वेक के बारे में। अब बात करते हैं वोल्केनो के लिए। तो वोल्केनो में सबसे पहला रीजन आ जाएगा हमारा मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज में देखिए आप फिर से क्या देखेंगे, इधर ये इधर पूरा आपका शैलो अर्थक्वेक है सबसे पहले तो। दूसरा ये देखिए, ये जो आपको बड़ी बड़ी डॉट्स देखने को मिल रही है ना, ये हैं आपके हॉटस्पॉट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो वोल्केनिक इरप्शन के चांसेस इधर ही हैं। ठीक है, उसके अलावा ये छोटी छोटी डॉट्स भी पूरा आपका क्या बताती है, ये बताती है आपका वोल्केनिक इरप्शंस दिखा रही है कि कितने ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन इन एरियाज में होते हैं। फोर्थ हम बात कर लेंगे पैसिफिक रिम ऑफ फायर। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब पैसिफिक रिम ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा हमारे डिज़ास्टर अर्थक्वेक एंड वोल्केनो हमें सबसे ज़्यादा ये पैसिफिक रिम ऑफ फायर में ही देखने को मिलते हैं। अब आप इस रीजन को ध्यान से देखिएगा, ये आपका पैसिफिक रीजन है। सबसे पहले तो ये डार्क रीजन देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, डीप सेटेड अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिल रहा है ना। उसके अलावा ये देखिए, ये छोटी छोटी डॉट्स भी हैं, ये शैलो अर्थक्वेक है, यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक तो आपको भरपूर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कितने सारे हॉटस्पॉट्स जो है इधर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये वो रीजन्स हैं जहाँ वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये भी फ्रीक्वेंट आपका वोल्केनिक इरप्शन ही दिखाता है। एंड ये ना पूरा एक देखिए, ये इधर ऐसे कर्व बन रहा है। ठीक है, ये पूरी आपकी एक कोस्ट लाइन ही चल रही है, ये इधर ऐसे, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हाफ आपका सेमी सर्कल टाइप का एक रिम बन रहा है। इसीलिए इसको रिम ऑफ फायर या फिर रिंग ऑफ फायर कहा गया है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आई होप ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात कर लेते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें अर्थ के प्रेजेंट फॉर्मेशंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखिए हमारी पहले से ही पता चल चुकी है, हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी इसलिए पहले पढ़ लिया। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या कहता है कि जब कॉन्टिन्यूसली इरप्शंस हो रहे हैं, सपोज ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है, नीचे इसको डबल लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, ये पूरा है क्रस्ट का रीजन, नीचे मैग्मा है, ये पूरा हो गया मैग्मा का रीजन। एस्थेनोस्फीयर में ये हमें मैग्मा देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ राइज होने लग जाता है, ठीक है, तो इसको जगह चाहिए आने के लिए। अगर अब इसको जगह चाहिए अगर, तो ये इन
यहाँ से क्रस्ट टूटेगा, ये क्रस्ट जब टूटेगा तो ये मैग्मा जो है इनको इस तरफ ऐसे और ऐसे दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जो है इसको डाइवर्ट कर देगा, अलग अलग खिसका देगा उनको। फिर अब ये जब मैग्मा सरफेस पर आएगा, यहाँ पे अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ओशन के अंदर हो रहा है, तो ये जो मैग्मा है पानी की वजह से ये ठंडा भी बहुत जल्दी होने लग जाएगा। तो जब ये ठंडा होने लग जाएगा ना, तो फिर ये इधर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये इधर ही जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक तो प्रोसेस हुआ पहली बार। फिर दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार का हम मैग्मा का कलर चेंज कर लेते हैं। वैसे तो रेडी होता है कलर, बट अभी के लिए हम इसको ग्रीन ले लेते हैं। सपोज अब ये ड्राई सूख गया, अब ये ठीक है सॉलिडिफाई हो गया, ठंडा हो गया। फिर अगली बार फिर से वोल्केनिक इरप्शन हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ फिर से, अब पहले तो सिर्फ ये इधर से ये वाला एरिया खिसका था, अब ये वाला भी जो एरिया ना ये भी इधर ही खिसक जाएगा और ये नया मैग्मा इसकी जगह ले लेगा। ऐसे ही करते करते कॉन्टिन्यूसली जब वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, मैग्मा धरती से निकलता रहता है, तो वो जो साइड का के जो पत्थर है या चट्टाने हैं या क्रस्ट है उसको धकेलता जाएगा एंड खुद जो नया मैग्मा है वो उसकी जगह ले लेगा। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया है। एंड अब दूसरी जगह क्या होता है, अब आपको ये बताओगा ओशियन में हमारे ट्रेंचेस भी बनते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब ये जो खिसक खिसक के जा रहा था ना पत्थर चट्टाने या क्रस्ट, वो एक टाइम बाद इन ट्रेंचेस के सहारे वो वापस से ज़मीन में धंसने लग जाएगी, जैसे यहाँ हो रहा है। इधर से मैग्मा आ रहा था, ये इधर शिफ्ट होती गई प्लेट, पूरा आपका हमारा जो धरती है वो शिफ्ट होती गई, यहाँ पे ट्रेंच आए तो ये वापस से ज़मीन में सिंक होने लग गई, डूबने लगी। एंड जब ये डूब जाती है तो ये फिर से हाई टेम्परेचर की वजह से पिघलने लग जाएगी, ये फिर से मैग्मा बन जाएगी एंड मैग्मा ये फिर से पूरी साइकिल जो है रिपीट होती रहती है। इसी को हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ प्लेट टेक्टोनिक। ये प्लेट टेक्टोनिक जो शब्द है, इसका जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले दिया गया था 1967 में बाय मैकेंजी। इन्होंने सबसे पहले इस प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की थी। अब ये क्या कहता है, सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया क्रस्ट का, उसके बाद मेंटल शुरू हो जाता है। मेंटल में बीच में एक हमारी लेयर आती है एस्थेनोस्फेयर, एंड उसके बाद फिर इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, ये पूरा अर्थ का क्रस्ट है। अब ये क्या कहता है, अब हम जो है क्रस्ट को और ये जो अपर मेंटल है यानी कि आपका एस्थेनोस्फेयर से ऊपर, इस पूरे रीजन को मानते हैं लिथोस्फेयर। ये हम पहले के चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पूरा एरिया है हमारा, ये है लिथोस्फेयर। अब इनका क्या कहना था कि ये जो लिथोस्फेयर है, मैं इधर लिथोस्फेयर को इधर सेपरेटली ड्रॉ कर देती हूँ। इनका क्या कहना है कि ये जो लिथोस्फेयर है ना, ये पूरा कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, ये कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है, इसके कुछ टुकड़े हो रखे हैं और ये जो टुकड़े हैं ना, इन्हीं को हम इंडिविजुअली प्लेट कहते हैं। ये इधर ये जो टुकड़े हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेट्स। तो जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग की या फिर प्लेट्स मूव, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव कर रहे हैं, वो बेसिकली कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन जो कॉन्टिनेंट जिन प्लेट्स के ऊपर है ना, यानी कि ये लिथोस्फेयर का ये टूटा हुआ हिस्सा, ब्रोकन स्लैब, इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक, इसी को प्लेट बोलते हैं। ये प्लेट ही है जो फ्लोट करती हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। यानी अब ये देखिए, अब ये जो लिथोस्फेयर का टुकड़ा है प्लेट्स, ये किसके ऊपर है, ये डायरेक्टली ऊपर है एस्थेनोस्फेयर के। एस्थेनोस्फेयर में क्या मिलता है, मैग्मा। मैग्मा सॉलिड है बिल्कुल भी नहीं, ये चिपचिपा पदार्थ है, पूरी तरह से ये लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है। एंड ये जो प्लेट्स हैं ये सारी इसी के ऊपर फ्लोट करेंगी। दिस इज़ आर प्लेट टेक्टोनिक। अभी प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स को डिवाइड किया गया है पूरे 7 मेजर प्लेट्स में, एंड बाकी हमारे पास काफ़ी सारी माइनर प्लेट्स हैं। तो सबसे पहले अगर मेजर प्लेट्स की बात करें तो सबसे पहले आ गई ये एंटार्क्टिक प्लेट, साउथ में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नॉर्थ अमेरिका प्लेट,
ये इधर आ गई नॉर्थ अमेरिका प्लेट, देन इज साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद आ जाती है आपकी पैसिफिक प्लेट, फिर आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको हम न्यूजीलैंड प्लेट भी इसके साथ नाम जोड़ देते हैं काफ़ी बार, ठीक है। एंड फिर आता है आपका अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट के बाद आ जाता है पूरा ये यूरेशिया। ये हैं हमारी 7 मेजर प्लेट्स, सबसे बड़ी प्लेट्स, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारी स्मॉल प्लेट्स या फिर माइनर प्लेट्स भी देखी जाती है, जैसे इधर फिलिपिन प्लेट है ना, जुआन दे फूका प्लेट हो गई, इधर कॉस्को प्लेट हो गया, इधर कैरेबियन प्लेट हो गया, फिर इधर अरेबियन प्लेट है, ये नाज़का प्लेट है इधर, ये सारी हमारी माइनर प्लेट्स हैं, स्कोटिया प्लेट इधर, ठीक है। आई होप ये प्लेट टेक्टोनिक्स का पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब ये जो हमने अभी बात की कि ये प्लेट जो है वो हमारी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है, ये फ्लोट कर रही हैं किसके ऊपर, ये फ्लोट कर रही हैं मैग्मा के ऊपर, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। अब उस मूवमेंट के बेसिस पर हमारी जो प्लेट बाउंड्रीज है उनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री ये सपोज हमारी 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमारी कौन सी होगी, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 1 प्लेट डाइव इनटू अदर, एक प्लेट जाकर टकराती है दूसरी प्लेट से, तो वो होगी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर हमेशा हमें जो है क्रस्ट टूटता हुआ नज़र आएगा, डिस्ट्रॉय होता दिखेगा हमारा क्रस्ट, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहा जाता है। उसके अलावा कन्वर्जेंट बाउंड्री की अगर हम बात करें ना, तो ये 3 तरीक़ों से होती है। सबसे पहला है कि जब आपकी जो ये जो दोनों प्लेट्स हैं, अगर उसमें से एक ओशियनिक है और एक कॉन्टिनेंटल है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब दोनों ओशियनिक होगी, एंड तीसरी जब दोनों कॉन्टिनेंटल होंगी। तो ये है हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री, भाई डाइवर्स का क्या मतलब होता है, एक दूसरे से दूर जाना, कोई भी चीज़ जो पुल अवे करेगी यानी कि एक दूसरे से दूर जाएगी, तो वो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज करती हैं, ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। अब जब ये दूर जाती है तो क्या होता है, इनके बीच का जो गैप होता है ना, वो फिल हो जाता है मैग्मा के द्वारा। अब मैग्मा आके जम जाएगा इधर, तो इसका मतलब जनरेट हो रही है हमारे यहाँ क्रस्ट का जनरेशन हो रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है। अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे। अब भाई ये भी तो हो सकता है कि इनका डायरेक्शन ही अलग हो, ना तो वो ये एक दूसरे के पास आ रही है, ना ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ये एक दूसरे के साइड में से निकल जा रही हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट, जिसमें ये स्लिप कर जाएंगी एक दूसरे के साइड से, स्लिप पास्ट ईच अदर। इसका क्या खास फीचर है भाई, यहाँ पर ना तो क्रस्ट बनता है, ना तो जनरेशन होगा क्रस्ट का, एंड ना डिस्ट्रक्शन होगा, जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। बस हल्का फुल्का फ्रिक्शन की वजह से हमें इधर काफ़ी अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, उसके अलावा ना यहाँ पे क्रस्ट बनेगा ना ही बिगड़ेगा। दिस इज़ आवर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब हम बात कर लेते हैं फोर्सेस ऑफ प्लेट मूवमेंट की। मैंने अभी जैसे कि आपको पहले बताया, ये मूव कर रही हैं कन्वेक्शन करंट के कारण। जो हमारा मैग्मा है अर्थ सरफेस में, जब वो यहाँ से हीटअप होके ऊपर आता है, ऊपर आके वो क्रस्ट से टकराता है, लेकिन उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, तो वो स्लिप हो जाता है एंड साइड में निकल जाता है, एंड उसी की वजह से जो हमारी प्लेट है वो मूव करती है इस कन्वेक्शन करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपकी बुक में एक टॉपिक या फिर एक डिस्टिंक्शन दी हुई है, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे पहले प्लेट मूवमेंट हो रहा था, आज भी प्लेट मूवमेंट हो रहा है। तो फास्टेस्ट की अगर हम बात कर ले, सबसे तेज़ी से कौन सी प्लेट मूव करती है, तो इट इज़ ईस्ट पैसिफिक राइज। किस रेट पे ये मूव कर रही है,
ये मूव कर रही है 15 सेंटीमीटर पर ईयर या फिर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये जो प्लेट है ये मूव कर रही है। स्लोएस्ट प्लेट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो स्लोएस्ट प्लेट मूवमेंट हमें दिखती है आर्कटिक रिज पे, आर्कटिक रीजन में। ये जो है 2.5 सेंटीमीटर से भी कम मूव कर रही है पर ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट पर। जैसे कि बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स ने अपनी शेप ली है, वैसे इंडियन कॉन्टिनेंट ने भी, कंट्री जो है उसने भी अपनी शेप ली है। ये पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ी हुई थी गोंडवाना लैंड के टाइम पे, फिर ये सेपरेट होकर नॉर्थवर्ड इसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड होता है ऐसे, एंड फिर ये आके यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है। यूरेशियन प्लेट प्लस इंडियन प्लेट, ये आपस में टकराकर पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट फिर जो है बनता है। इसके टाइमलाइन की बात करें तो करीबन 71 मिलियन ईयर्स अगो ये सेपरेट हुआ था अर्ली इंडिया, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आया। अब हम बात कर लेते हैं कैसे हुआ ये। यहाँ पे सबसे पहले हमें ना 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स देखने को मिलती हैं। यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल थी एंड इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल प्लेट ही थी। एंड अब ये जो सेपरेट कब हुई, ये करीबन 200 मिलियन ईयर्स अगो ही सेपरेट हो गई थी प्लेट, बट इसका जो कोलिजन हुआ है ना वो हुआ है आज से तकरीबन 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि ये सेपरेट तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मूवमेंट जो है ना वो थोड़ी स्लो ही चल रही है। इसी वजह से ये काफ़ी टाइम लग गया है इसको यहाँ पर आके और यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने में। ठीक है, अब इस बीच क्या हुआ, जब ये इधर प्लेट जब नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी ना, तो आज से तकरीबन 60 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि वहाँ पर ना हमें एक क्रैक की वजह से क्या आउटपोरिंग देखने को मिली। आउटपोरिंग किस चीज़ का? लावा का। यानी कि एक तो वोल्केनो होता है फट के आता है, एक क्या होता है ज़मीन में क्रैक हो जाता है जिसकी वजह से पानी की तरह जो है लावा बहने लगता है। तो आज से 60 मिलियन साल पहले यही हुआ कि लावा फ्लो करने लग गया इंडिया के इस सदर्न पार्ट पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से हमारा फॉर्मेशन हुआ डेक्कन ट्रैप्स का। ये डेक्कन में क्या जो ब्लैक सॉइल मिलती है वो ऐसे ही तो मिलती है कि ये जो लावा फ्लो हुआ ये सॉलिडिफाई होकर इसने धरती को पे ब्लैक रॉक्स बनाए जिससे हमारी ब्लैक सॉइल बनी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर कि कैसे कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.